प्राचीन भारत में शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। वैदिक कालीन युग में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में अच्छे संस्कारों का विकास करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के जिस तरह के वेदों में जिस हमें जो मोरल वैल्यूज़ बताए गए हैं, वैसे वैदिक आदर्श के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में डेवलप की जाती थी, विकसित किया जाता था। इसमें ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, सामाजिक भोजन एवं गुरु एवं अपने से बड़ों का आदर करना, कर्तव्य यानी ड्यूटी का पालन करना, सत्यव्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति रुचि, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। प्राचीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय करके शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके फलस्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान को आत्मसात करने में सफल हो पाते थे। इस शिक्षा पद्धति में चिंतन, मनन, स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा शिक्षार्थियों को यथासंभव योग्य और कुशल बनाने का प्रयास जितने गुरुदेव होते थे, जो शिक्षक होते थे, गुरुजी के द्वारा किया जाता था। वैदिक काल में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अगर बात करेंगे तो डॉक्टर M.K. अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में संभवतः जो 400 ईसा पूर्व के आसपास होंगे, ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की विशेष तरह की कोई उल्लेखनीय अवस्था नहीं था। उस समय तक बालक का परिवार ही उसके शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किए। इसके परिणाम स्वरूप जिस शिक्षा प्रणाली का डेवलप हुआ, जो विकास हुआ, उसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। प्राचीन भारत में शिक्षा के ये दो ही स्तर थे, जब प्राचीन भारत के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय में प्राथमिक शिक्षा के विषय में सर्वप्रथम ये उल्लेखनीय बात होता है कि इस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। ये एक वजह था कि उन्होंने धर्म ग्रंथों में इनका विवरण न देकर, उन्होंने कोई खास विवरण नहीं मिलता हमको धर्म ग्रंथों में। ब्राह्मणों की या ये हमें जो शिक्षा पद्धति के बाद भी ऋग्वेद में कुछ जगह पर ऐसे हमें संकेत जरूर मिलते हैं, जिनसे पाठशाला की भांति, जैसे पाठशाला होती है, पाठशाला के जैसा किसी शिक्षा संस्थान की कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसा हमें कई जगह पे हमें मिलते हैं। प्रवेश एवं अवधि, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु से, जब बच्चे 5 साल के जो होते हैं, 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होती है। कौन सा संस्कार? विद्यारंभ संस्कार से होती है। और सभी जातियों के बालकों के लिए ये अनिवार्य होता था। इसके अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, पर डॉक्टर S.K. अल्तेकर के अनुसार इसकी अवधि 6 वर्ष थी। ये नाम याद रखेंगे, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये नाम के आधार पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिलेंगे हमें कि जैसे डॉक्टर A.S. अल्तेकर, ये नाम याद रखेंगे और इन्होंने जो काम किए हैं उसके अनुसार हमें स्टेटमेंट हमको मिलेंगे एग्जाम में। पाठ्यक्रम, इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को पहले कुछ वादक यंत्रों का उच्चारण करना और उनको बोलना सिखाया जाता था। जब वे उन यंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे, तब उन्होंने पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती थी। भाषा का जो वांछित ज्ञान हो जाने पर उसके पश्चात उसको साहित्य तथा व्याकरण से परिचय कराया जाता था। फिर आती है उच्च शिक्षा। सामान्य परिचय उच्च शिक्षा के बारे में। प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा की ही व्यवस्था थी, काफ़ी प्राचीन काल में। जैसे जैसे सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषय की संख्या में वृद्धि होती गई और उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं की हमें ज़रूरत होती गई। इस उद्देश्य की भांति, लेकिन इसमें यह बात बतानी हमें आवश्यक है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में जो गुरुकुल होते थे
गुरुकुल में वहाँ उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी, और गुरुदेव भी, जैसे हम जानते हैं कि तो अप टू 25 ईयर्स तक हम गुरुकुल रहते थे, तो वहाँ उस जगह पे उच्च शिक्षा भी मिलती थी। ऐसा भी हमें जो उपनिषद इत्यादि में हमें मिलते हैं कि जो चार जीवन के जो चार अवस्थाओं के जो डिवाइड की गई थी उसमें हमें ये मिलती है। लेकिन कोई आज के तरह ऐसे कोई विशेष संस्थान के रूप में नहीं था, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि कोई ऐसे संस्थान के रूप में नहीं था जो गुरुदेव के पास से सारे गुरुकुल में जाकर वहाँ सारे शिक्षा हम प्राप्त करते थे। इसलिए इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जब ये आवश्यकता महसूस किया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भी ज़रूरत है, इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए विशिष्ट महाविद्यालय की स्थापना की गई। और माना जाता है कि इसके ईसा पूर्व 5वीं की शताब्दी की शायद होगा, और यहाँ से उच्च शिक्षा का इतिहास का सूत्रपात होता है, क्योंकि जो हमें जैसे कई तरह के विश्वविद्यालय मिलते हैं उनका आधार पे हम इसको एक अनुमान लगाते हैं, या उसका अवधि को कि किस समय उच्च शिक्षा का प्रावधान हुआ था उसके बारे में हमें पता चलता है। प्रवेश एवं अवधि। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था बहुत पहले। इन जातियों के बालक सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा संस्थान में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि करीब 10 साल और एक वेद की अध्ययन की अवधि 12 साल या 12 वर्ष की थी, इसलिए 4 वेदों के लिए 48 ईयर्स दिए गए थे। पाठ्यक्रम में आपका परा मतलब कहते हैं आध्यात्मिक होती है, परा विद्या तथा अपरा मतलब लौकिक विद्या होती है, लौकिक विद्या, इन दोनों का स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, अगर आप लोगों ने देखो, एक बात बताता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें जो जानने होते हैं। अगर आपने अपने अध्ययन कर लिए हैं कि जो हम प्राचीन जो भारतीय जो शिक्षा पद्धति में परा विद्या और अपरा विद्या क्या है, क्या क्या था, तो परा में क्या था, आध्यात्मिक था, अपरा में क्या था, लौकिक विद्या था। और परा विद्या के अंतर्गत क्या था आपका, परा विद्या मतलब आध्यात्मिक में वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद इत्यादि सब कुछ थे। अपरा में लौकिक में क्या था, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे। अब इसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपका मैचिंग करने के लिए आते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसका अध्ययन नहीं करोगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करने जाओगे तो मिस्टेक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होती है। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको कम से कम 4 से 6 घंटे खुद की पढ़ाई में देने पड़ेंगे। खाली ऐसे करने से नहीं होता है, क्योंकि बहुत गहन पढ़ाई अध्ययन की ज़रूरत होती है, तो अपने आप को ऐसे देने पड़ेंगे और आपको उसको पूरा स्टडी करने पड़ेंगे। शिक्षण विधि में क्या था, मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण, क्योंकि उस समय ऐसे आज की तरह प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं था, शिक्षण विधि प्राय मौखिक थी। लेकिन ये एक अनुमानित कारण है कि मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण, लेकिन और भी बहुत से कारण हो सकती है, क्योंकि उस समय की लेखन कला में भोजपत्र इत्यादि में होते थे, और ये भी एक पक्ष होता है कि उस समय बहुत ज़्यादा जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। तो जिस समय वेदों का जो पहले पठन होते थे गुरु के द्वारा, जैसे हमारे माता पिता ने जो कहा हमने उसको शिक्षा ले लिया, इसी प्रकार से खाली सुन के ही वो लोग उस समय इतना सक्षम थे कि वो पूरा समझ पाते थे, ये भी था। लेकिन खाली मुद्रित पुस्तकों का अभाव होने के कारण ही ऐसा था, ये एक खाली अनुमान है, क्योंकि इतनी जहाँ ज्ञान थे तो वहाँ भोजपत्र का व्यवस्था था और भी बहुत सी चीज़ों का व्यवस्था थी उस समय। लेकिन ऐसा मानते हैं कि शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो एक मान्यता है, क्योंकि हम जैसे ही नहीं कहते कि हम पहले मानते थे कि योग के जो उद्गम काल के बारे में अलग अलग मत थे, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता आया तो पता चला कि विज्ञान की सहायता से कि ये और भी बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। अब आगे अगर और कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें हो सकता है पता चले कि और भी ज़्यादा पुरानी है। तो ये सारे एक आपका एक एनालिसिस के बेस पे कहा जाता है।
छात्र गुरु से वेदादि ग्रंथों को सुनते थे, उससे उच्चारण का अनुकरण करते थे और पाठ्य विषय दोहराते थे। फिर वे एकांत में पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षण विधि में प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। परीक्षा एवं उपलब्धियां, ये हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी और इसके लिए उन्हें विद्वानों के सभा में उपस्थित होना पड़ता था, जहां उन्हें विद्वानों द्वारा पूछे जाने पर जो प्रश्न पूछते थे विद्वानों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उपाधियां नहीं दी जाती थी। जैसे आज भी नहीं होते, जैसे हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं या जो हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम जो वाइवा देते हैं, ये उसी प्रकार से। शिक्षा संस्थाएं, प्राचीन काल में अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी। जैसे कि एक है टोल में क्या कहते थे, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होते थे, ये आप याद रखेंगे क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रकार से अगर नाम से आएंगे तो अगर आप लोगों को नाम पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद रखेंगे। टोल क्या होती है? टोल में संस्कृत की शिक्षा देते हैं, एक टोल में एक शिक्षक होता था। फिर आता है चरण क्या है आपका? सर, हाँ जी। सर एक कल भी यही सब्जेक्ट आपने पढ़ाया था क्या? नहीं, कल कौन सा सब्जेक्ट था? ये फर्स्ट पेपर का है, मैंने डाल दिया था ग्रुप पे। फर्स्ट पेपर का यूनिट 10 है। कलम सेकंड पेपर किया था कलम में। चरण में क्या है आपका? चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक शिक्षक होता था। फिर आता परिषद में क्या होता था? परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक परिषद में साधारणतया 10 शिक्षक होते थे। अब देखो एग्जाम्स के लिए कितने कंटेंट बन गया, नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, जो न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ होती है। इसमें क्या क्या है? टोल में कितने होते थे? टोल में शिक्षक कितने होते थे? एक शिक्षक। तो ये आपसे पूछे जाएंगे कि टोल में कितने शिक्षक? एक 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो नंबर आपके याद रखने होंगे। एक शिक्षक। चरण में क्या होती है? चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा होती थी और एक चरण में भी क्या होती है? एक शिक्षक होता था। लेकिन परिषद में क्या होता है? परिषद में विभिन्न विषय की शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में साधारणतया कितने शिक्षक होते हैं? 10 शिक्षक होते हैं। फिर आते हैं विद्यापीठ आप आज भी जानते हैं। आज भी विद्यापीठ के रूप में कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम अध्ययन करते हैं। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी उस समय प्राचीन काल में। तो क्या था? विद्यापीठ में व्याकरण था और तर्कशास्त्र था, इनका शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। फिर आप कहते हैं मंदिर महाविद्यालय, किसी मंदिर से संबंध या मंदिर महाविद्यालय, इसमें धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। फिर आती है घटिका में क्या होती थी? धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। फिर आती है गुरुकुल। अभी आप खाली गुरुकुल शब्द से ज़्यादा परिचित हो। गुरुकुल के पहले क्या था आपका? टोल, चरण, परिषद, विद्यापीठ, मंदिर महाविद्यालय, घटिका, फिर गुरुकुल। गुरुकुल में क्या था? वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुकुल में एक शिक्षक होते थे। इसको हम शिक्षक के रूप में, इसको गुरुदेव के रूप में जानते थे। गुरु शिष्य का संबंध होते थे। विशिष्ट विद्यालय, उसके बाद विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि की। एक विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। फिर आती है ब्राह्मणीय महाविद्यालय। इस महाविद्यालय को चतुष्पथी भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों अर्थात अग्रांकित 4 विषय की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण।
एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होते थे। फिर आते थे विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के संस्थान में कुछ उच्च शिक्षा के कुछ संस्थानों ने कालांतर में विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया। इनमें धार्मिक शिक्षा, इनके अतिरिक्त वाणिज्य, मतलब आपका जो कॉमर्स जिसको हम कहते हैं कॉमर्स, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। शिक्षा के कुछ अन्य क्षेत्र भी थे। स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने के पूर्ण स्वतंत्रता थी। कोई भी स्त्री चाहे तो वेदों का अध्ययन कर सकते थे तथा वह पुरुष के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। प्राचीन काल में अनेक विदुषी स्त्रियां जैसे मैत्रेयी, विश्वेश्वरा, घोषा, गार्गी, अपाला, शकुंतला और अनुसुईया, ये विशेष नाम है। फिर आती है व्यावसायिक शिक्षा। प्राचीन भारत में धर्म का मानव जीवन में बहुत गहन विशेष स्थान था। अतः शिक्षा का मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक उसका जो मुख्य आपका था, धार्मिक भी था, आध्यात्मिक भी था, किंतु व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक मानकर उसकी भी विशेष व्यवस्था की गई। प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार थे। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पहले भी थे। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा की जाती थी, जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे। इन शिक्षकों में अश्विनी कुमार के नाम अपनी विलक्षण प्रतिभा के लिए आज भी हम जानते हैं अश्विनी कुमार। सैनिक शिक्षा। प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यावसायिक आचार्यों द्वारा दी जाती थी। इन आचार्यों में द्रोणाचार्य का नाम आप जानते हैं, महाभारत में आज भी प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में तक्षशिला सैनिक शिक्षा का विख्यात केंद्र था। यहाँ आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया कि तक्षशिला में कौन सी शिक्षा विशेष प्रकार से मिलती थी? सैनिक शिक्षा। यह शिक्षा विशेष रूप से क्षत्रिय और राजकुमारों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। फिर है वाणिज्य शिक्षा। वाणिज्य यानी कॉमर्स। यह शिक्षा वैश्यों के लिए थी। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस शिक्षा का बहुत अच्छे से पूर्ण वर्णन मिलता है। इनमें अनेक विषय सम्मिलित थे, जैसे कि क्रय विक्रय यानी आपका सेलिंग और परचेसिंग, क्रय विक्रय के नियम क्या होना चाहिए, आर्थिक और व्यापारिक भूगोल क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों की उपज एवं आवश्यकताएं, उपज क्षेत्रों और मंडियों में जाने का मार्ग, जैसे जो अनाज इत्यादि जो किसान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनके बारे में हमें शिक्षा मिलते थे। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक के लिए। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा के जो पाठ्यक्रम था, जो आपका सिलेबस था, पाठ्यक्रम में विभिन्न ग्रंथों एवं धर्मों को सम्मिलित किए जाने के कारण इस युग की शिक्षा पूर्व वैदिक युगीन शिक्षा की तुलना में अधिक उन्नत बन गई थी। इस युग में शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। उपनयन संस्कार, याद रखेंगे संस्कार के बारे में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से जब आप डिटेल में जान जाओगे तब जाके आप वहाँ जाके क्वेश्चन को सही करके आ पाओगे। आपको बिना किसी प्लान के आप नहीं कर सकते। आप याद रखना, अगर आपको सच में क्रैक करनी है तो आपको कम से कम सेकंड पेपर से 100 में से 80 क्वेश्चन करेक्ट करके ही आनी है और फर्स्ट पेपर में से आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट आपको करके ही आनी है। और फर्स्ट पेपर में से अगर 40 क्वेश्चन आप करेक्ट करना चाहोगे तो आपको यूनिट 9, यूनिट 10, अभी जब हम यूनिट 10 कर रहे हैं, यूनिट 8, 9, 10 आपको बहुत अच्छे से करके आ जाना है, क्योंकि इसमें से नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं अगर आपको लेसन को अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस किया क्वेश्चन आपका MCQs वगैरह, तो इसके क्वेश्चन इसका निकलते नहीं है, आराम से निकल जाती है ऐसा क्वेश्चन। हो सकता है किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होगा तो मैथ्स वाला चैप्टर में दिक्कत होगा, लेकिन अगर ये चैप्टर तीनों आपका कंप्लीट हो जाता है तो मान लो करीब 15 क्वेश्चन आपका बन जाते हैं 50 में से, 50 क्वेश्चन में से, तो काफ़ी एक आपका माइलस्टोन बनता है। इस तरह से आपको प्लानिंग करने होते हैं कि खाली
कुछ क्लास ले लेने से, कुछ पीडीएफ इकट्ठा कर लेने से, कुछ बुक लेने से कुछ नहीं होता। पढ़ने पड़ते हैं और एक प्लान बनाने पड़ते हैं। जिसका जो पार्ट वीक है, जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड है, वो यूनिट 5, 6, 7 पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनमें से उनका निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है उनको उस अकॉर्डिंग करने होंगे, लेकिन कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे प्लान चाहिए होता है और बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है। हमारे क्लास के अलावा आपको घर पे 4 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। उपनयन संस्कार, उपनयन का अर्थ होता है नाश ले जाना, यानी कि शिक्षा के प्रसंग में इसका अर्थ होगा शिक्षा के प्रारंभ करने के लिए बालक को गुरु के समीप ले जाना, इसको कहते हैं उपनयन कहते हैं। उपनयन और भी बहुत इसका अर्थ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी का हम लेंगे, और भी बहुत अर्थ होते हैं। शिक्षा संस्थाएं, प्राचीन भारत में आजकल की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। तक्षशिला, बनारस आदि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं थी। इस प्रकार की संस्थाएं बौद्ध युग में उदित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल के शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। भव्य मंदिरों के विशाल प्रांगणों में भी शिक्षा का कार्य उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, इस काल में शिक्षार्थी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता था, साथ ही उसके कठोरता से पालन करने पर पूरा जोर देते थे। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए साथ ही उनके कठोरता से पालन पर पूरा जोर दिया जाता था। फिर आते हैं समावर्तन उपदेश। संपूर्ण शिक्षण कार्य संपन्न होने के पश्चात विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार होता था। यह संस्कार गुरुओं की देखरेख में संपन्न किया जाता था। वर्तमान दीक्षांत समारोह जो होते हैं, वर्तमान में दीक्षांत समारोह समावर्तन उपदेश का ही एक आधुनिक रूप होते हैं। शिक्षण विधियाँ, इस काल में शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षार्थियों को गुरु द्वारा समझाई गई बातें, जितने बातें बताते थे, सभी बातों को कंठस्थ करने होते थे। लेखन कार्य के लिए जरूरी अभ्यास कराया जाता था। प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद पर जोर देते थे। शंका समाधान के लिए परिषदों का आयोजन किया जाता था। फिर आता है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। इस काल में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र विद्या, व्याकरण, औषधि विज्ञान और नक्षत्र विद्या आदि इनके अध्ययन हम करते थे। धर्म प्रधानता, इस काल में धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। गुरुकुल में शिक्षार्थियों की दिनचर्या में धार्मिक कर्मकांडों का अभ्यास शामिल था और गुरुजनों को गुरुजन यह अभ्यास कराते थे। भिक्षावृत्ति, शिक्षार्थियों को कुन मेखला, मृगछाला तथा लंबे केस रखने पड़ते थे। शिक्षार्थियों के द्वारा मांगी हुई भिक्षा से विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था चलती थी। शिक्षार्थियों से भिक्षा मंगवाने का जो उद्देश्य उनके अहंकार को समाप्त करना होता था। और गुरुकुल से आज भी जो गुरुकुल है उस जगह से जब अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं तो उनमें से कुछ टैलेंट इतने अच्छे होते हैं जिन्होंने मल्टीपल जगह पे अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल है जो पतंजलि का जो सारा जो प्रोडक्ट से लेकर के उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल से लेकर के योग से लेकर के वो सारे उनका जो ओरिजिन है गुरुकुल है। और जो चीज़ें शिक्षा वहाँ से मिली है आज देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में एक सक्सेस रूप में, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो या योग के रूप से हो या कि और सब चीज़ों से हो। एक हमारे सामने है उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो कि गुरुकुल शिक्षा से अच्छे कार्य कर रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा के ऊपर विदेश में भी बहुत से शोध रिसर्च हो रही है कि इस शिक्षा में जो अच्छाइयाँ हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। फिर आते हैं नारी शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में नारी की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इस युग में नारी शिक्षा को सीमित कर दिया गया था। नारी घर से बाहर निकलने तथा सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने में कई अलग अलग कारण से बंदिशें लगा दी गई थी। उसमें कुछ विशेष तरह के कारण थे, हम इस कारण की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग अलग कारण भी थे। फिर गुरु शिष्य का संबंध।
इस काल की शिक्षा के अंतर्गत गुरु छात्रों के लिए पिता के समान माना जाता था एवं प्रत्येक परिस्थितियों, जितनी भी हमारी सिचुएशन होती है, प्रत्येक परिस्थितियों में छात्र के लिए आदर का पात्र होता था। गुरु के लिए आदर का पात्र हर हाल में ये देखा जाता था कि गुरु के बहुत ज़्यादा महिमा थे उस समय, और गुरु भी छात्रों को पुत्र के समान समझते थे। गुरुदेव जो होते थे बहुत प्यार करते थे बच्चों से, उनका लगाव था। गुरु भी छात्र को पुत्र के समान समझता था और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का पूरा प्रयत्न करता था। गुरु के सम्मुख छात्र विनम्र होकर रहता था और सेवा भाव से उसका कार्य करता था। फिर वैयक्तिक शिक्षा का प्रचलन। इस काल में शिष्य एवं गुरुओं के बीच में वैयक्तिक संपर्क अधिक होते थे। आश्रमों एवं अन्य स्थानों पर सामूहिक शिक्षा का प्रबंध न होने पर छात्र गुरुओं के पास ही जाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ये हमारे पहले जो आपका उत्तर वैदिक काल में जो हमारे जो स्थितियाँ थी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इन सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, उसके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे पक्ष हैं जो इस शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में बहुत हेल्पफुल हुए, बहुत आपका सहायक हुए। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का जो प्रकाश के स्रोत से यह अभिप्राय रहा है, और यह जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमारा मार्ग आलोकित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदर्शों का निर्धारण किया है, जिस शिक्षा प्रणाली की खोज की, वह हजारों वर्षों के उपरांत भी आज के युग में अपने किसी न किसी रूप में वो शिक्षा विद्यमान है। आर्यों द्वारा विकसित इस उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली की और भी बहुत से विशेषताएं हैं। जैसे इसके बारे में हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके कुछ विशेषता इस प्रकार से है। उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी? उपनयन संस्कार थी। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, अर्थात बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। ये आपका उपनयन संस्कार कहलाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सबसे पहले गुरु का दर्शन करता था। गुरु के दर्शन करने के बाद गुरु के दर्शन करता था एवं तत्कालिक गुरुजन बालक की योग्यताओं और सद्गुणों को परखते थे। याद रखेंगे उपनयन संस्कार। फिर होती है विद्यारंभ संस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सबसे आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इसको जितना अच्छे से आप याद रखेंगे, याद रखना शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी कुछ समरी पढ़ लेने से, कुछ चीज़ों को ऐसा कर लेने से नहीं होता एक एक चीज़ को आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको क्रैक करनी है तो। और इसी में से कहीं एक क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं सब आपका कंटेंट में से। विद्यारंभ संस्कार। बालक का उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक के शिक्षा का आरंभ होता था, उस दिन उसको विद्यारंभ यानी विद्या का आरंभ, ये विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकरणीय शब्द का उपयोग किया जाता था। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ये शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि वैदिक शास्त्र में ये किसके लिए था। तो आप इसको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको मेन चीज को याद मेमोरी में रखेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन से आप कर पाओ। अक्षर
स्वीकरणय शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होती है, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, अर्थात उस दिन से अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक गुरु के साथ सरस्वती तथा कुल के देवताओं की उपासना के साथ अक्षर ज्ञान का प्रारंभ करते थे। फिर आती है आपका समावर्तन संस्कार। शिक्षा के पूर्ण कर लेने के उपरांत बालक को समावर्तन संस्कार किया जाता था। तदुपरांत ही वे पुनः अपने घर जाते थे। समावर्तन संस्कार गुरु के द्वारा संपन्न कराया जाता था। फिर आती है गुरुकुल पद्धति। जिस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालय में स्थित छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, इसी प्रकार गुरुकुल में रहकर छात्र अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल ग्राम एवं नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण में होते थे। व्यावसायिक शिक्षा। वैदिक काल में छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों में दक्ष बनाने के लिए जीविका का निर्वाह करने के लिए भी तैयार किया जाता था। जीविकापार्जन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को व्यावसायिक शिक्षा, इसमें कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा, सैनिक शिक्षा आदि का विकास हुआ। उपयोगी हस्तकलाओं और एवं पीतल व मिट्टी की वस्तुएं बनाना, लकड़ी के सामान का बनाना, कपड़े की जो बुनन एवं सोने और चांदी का आभूषण बनाना, ये सारे क्या आपका व्यावसायिक शिक्षा में आती थी, जिससे हमें अर्थ का उपार्जन होती थी, आदि की शिक्षा दी जाती थी। फिर आता है कक्षा नाटकीय विधि। इसमें क्या था, इस काल में कक्षा नाटकीय विधि से भी प्रचलित थी। इस पद्धति में गुरु कक्षा में सबसे योग्य छात्रों को नायक बना देता था। यह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे। इस पद्धति में छात्रों का सहयोग मिलने के कारण गुरुओं पर अध्यापन के कार्य का भार कम हो जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर हमें किसी को सिखानी है कि वाल्मीकि जो पहले क्या था रत्नाकर था, उनके बारे में पूरा सिखानी है, तो अगर हम इसके लिए एक प्ले का हम गठन करते हैं, मतलब मान लो एक शॉर्ट प्ले का गठन करते हैं जो 1 घंटे के होंगे, तो होता क्या है कि जब शॉर्ट प्ले हम करते हैं तो एक प्ले तो हम करते हैं स्टेज पे जाके, लेकिन उसके लिए पूरा दिन भर या कई दिन तक हमको रिहर्सल करने पड़ते हैं। और इतने डेप्थ में जाके रिहर्सल में इतना डेप्थ होती है, इतनी सारा चीज़ों का कंटेंट हम पढ़ते हैं कि उससे एजुकेशन अध्ययन बहुत अच्छा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें भगवत गीता के अगर हम ये कहते हैं कि हमें 2nd चैप्टर का हमें स्टेज में हमको परफॉर्म करनी है, तो स्टेज में आप जानते हो कि 15 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उस चीज़ को पूरा दिन भर उसका लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसका जो स्क्रिप्ट होती है पढ़ते रहते हैं। तो नॉर्मली हम 1 बार 2 बार पढ़ते हैं अपने नॉर्मल आपका जो पढ़ाई में, लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम पूरा दिन भर पढ़ेंगे तो किस लेवल से हमें हमारा समझ डेवलप होगा। उसके बाद वो जितना अच्छे तरह से हम प्रस्तुत करेंगे, जो लोग प्रस्तुत करेंगे उनका तो वो सालों साल तक नहीं भूलेंगे। जो लोग उनको देखेंगे, देखते क्या होती है इसमें आपका श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, तो आपका जो दृश्य का इतनी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप जानते हो कि कोई मूवी अगर बहुत अच्छा हुआ, जो बहुत हिट हुआ, जैसे आनंद मूवी था और भी कई मूवी थे, एक बार लोगों ने देखा तो सालों साल अगर बचपन में देखे होंगे तो फिर उनको जब वृद्धावस्था में भी उनको याद रहता था, उनका डायलॉग्स, उनके सीन वगैरह सब कुछ, क्योंकि दिमाग में ऐसा इसका असर पड़ता है। तो खाली देखने वाला भी जो है वो भी आपका लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी जो नाटक में काम करते थे उनकी तुलना में। इसीलिए जो गुरुदेव होते थे, जो योग्य आपका जो विद्यार्थी होते थे, जो सबसे अच्छे जो विद्यार्थी होते थे, उन लोगों से उनको नाटक के रूप में उनको उसको प्रस्तुत कराते थे। इससे क्या होगा कि एक बार अगर प्रस्तुत हो गया तो बहुत लंबे समय तक हम भूलते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते भी हो, जैसे डिस्कवरी चैनल में या हिस्ट्री चैनल पे जब आप कोई चीज़ों को देखते हो, तो सोशल साइंस जब हम ऐसे पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत समय लगता है। कभी कभी कुछ चीज़ें समझ आती है, कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन उसी बात को जब हम डिस्कवरी चैनल में या हिस्ट्री चैनल पे ऐसा जगह देखते हैं, पहले से अगर 2-3 बार देख के रखे हैं या एक बार भी देख के रखे हैं, तो हमें पूरा अच्छे से एग्जाम में हम लिख के आ पाते हैं।
एक्चुअली हमने भी ऐसे किया था, मैंने भी ऐसा किया था, मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिली थी। तो ये आपका इसका इम्पैक्ट होता है जो अभी ऐसा आपका नाटकीय विधि के जो शिक्षा जो है वो अभी भी प्रचलित है। आप देखते हो कि रेडियो में भी इस तरह से आपका जो कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जो नाटक के जरिए हमें सिखाया जाता था। रामायण के भी ऐसा कुछ चीज़ें, या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर काफ़ी ऐसे प्रोग्राम आते थे। आप जानते हो कि जो इसी का जो रामायणानंद सागर जी ने जब रामायण बनाए थे तो उसका कितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कितने ज़्यादा लोग उसको समझ पाए थे खाली देख करके। इस तरह से क्या हुआ, पहले इसको किया गया था, लेकिन एक आपका नाटक के रूप में। फिर विद्यार्थियों के जीवन संबंधी नियमों में कठोरता, जिसमें आप यम नियम जैसे हम बोलते हैं पालन करने के लिए, उसका पार्ट था इसमें। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को कठोरता के साथ कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे सूर्योदय के पूर्व उठना, स्नान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हवन करना इत्यादि। गुरु शिष्य का संबंध, वैदिक काल में शिष्य गुरु की तन मन धन से सेवा करते थे। शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय रखते थे। इस काल में गुरु को विशेष सम्मान पद स्थान प्राप्त होता था। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था। इसकी रूपरेखा आज भी हमें मिलती है। आज भी हम देखते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है और सामान्यतया, और वो परंपरा आज भी हमारे अंदर है। हम जैसे मान लीजिए कि बचपन में जैसे अगर हम किसी के अगर अपने घर गृहस्थी में भी अगर व्यस्त हैं, लेकिन अपने स्कूल के गुरुजी को अगर देखते हैं तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये सारी चीज़ें आज भी चले आ रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। छात्र के कर्तव्य, गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु जी ने कह दिया तो बस कह दिया, उनके ऊपर कोई तर्क नहीं होता था उस समय। अध्ययन करना, पशु चराना, भिक्षा मांगना, लकड़ी चुनना, पानी भरना इत्यादि। इसमें हर वर्ग के, कोई धनी है गरीब है ऐसा कुछ नहीं था, सबको करने पड़ते थे। गुरु के कर्तव्य, अध्यापन, छात्रों का भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आदि। गुरु शिष्य संबंध को विकसित करने में गुरुकुल की जो प्रणाली होती थी, गुरुकुल प्रणाली का विशेष योगदान रहा है। गुरु एवं शिष्य एक ही परिसर में रहते थे। गुरुदेव छात्रों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते थे और दोनों की पारस्परिक स्नेह, श्रद्धा के भावों के पूर्ण विकास इस काल में देखने को मिलता था, या मतलब इसमें हमें मिलता है। व्यावहारिकता का समावेश, प्राचीन कालीन शिक्षा के जो पुराने हम जो देखते हैं प्राचीन कालीन शिक्षा में, प्राचीन कालीन शिक्षा एक सैद्धांतिक आधारों पर ही केवल अब आपका अवस्थित नहीं थी, बल्कि इसमें शिक्षा में व्यावहारिक पक्षों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक शिक्षक गतिविधियां जैसे कि गौ पालन हो गया, कृषि के आपका जो किसानों के जो हम जो क्योंकि अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, तो कृषि कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, कृषि की शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा आदि की शिक्षा इस तथ्य का स्पष्ट संकेत करती है। इसमें उस समय था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य भी है और निःशुल्क भी है। प्राचीन कालीन शिक्षा की एक अन्य प्रमुख विशेषता ये थी शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क होना। प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और शिक्षा सर्वसुलभ थी, परंतु विद्वानों के अनुसार शिक्षा अनिवार्य थी। ब्राह्मण का जो कर्तव्य था, ब्राह्मण का कर्तव्य ही ये था कि शिक्षा प्रदान करना, और ये मानते थे कि ब्राह्मण जो शिक्षा को प्रदान करेंगे। छात्र अपने शिक्षा समाप्ति पर ही गुरु को दक्षिणा के रूप में पशु, अन्न, भूमि इत्यादि देते थे। शिक्षा का उद्देश्य, प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता आदि पर आधारित भावनाओं का डेवलप करना, विकास करना था। शिक्षा का स्वरूप, प्राचीन कालीन शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित था। शिक्षा का संपूर्ण कार्यकलाप धार्मिक अनुष्ठानों इनमें आपका संपन्न होता था। ब्रह्मचर्य, प्राचीन काल में प्रत्येक छात्र को
जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आचरण की शुद्धता इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश का अनुमति मिलता था। पाठ्यक्रम, प्राचीन कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेदों को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया था। छात्रों को चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, गणित, तर्क, दर्शन, व्याकरण आदि को भी पाठ्यक्रम में समुचित स्थान मिला था, यानी समुचित स्थान दिया गया था। परंपरागत अभिवृत्ति पाठ्यक्रम की प्रमुख आधार था। यज्ञ तथा अन्य संस्कार विधियों का प्रयोगात्मक ज्ञान जो है वो दिया जाता था। दंड व्यवस्था, प्राचीन काल की शिक्षा में दंड की आवश्यकता होती नहीं थी। शारीरिक दंड तो एकदम निषिद्ध था। आवश्यकता होने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करने के दंड देते थे। उद्दालक व्रत में छात्रों को लगभग 3 माह अत्यंत अल्पाहार में रहकर आत्मशुद्धि करनी होती थी। नारी शिक्षा, वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वैदिक काल में महिलाओं को विद्याध्ययन का पूर्ण अधिकार था। अधिकांशतः माता पिता अथवा गुरु अथवा कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले लड़कियां अध्ययन करती थी। फिर आता है बौद्धकालिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। ये मठ केवल धर्म के ही नहीं वरन शिक्षा के भी केंद्र थे और शिक्षा का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। प्राथमिक शिक्षा, इसका सामान्य परिचय, हमें जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए नहीं, खाली जो बौद्ध धर्म जिन्होंने लिया है खाली उनके लिए ही नहीं, केवल बौद्ध धर्म अवलंबियों को ही नहीं वरन सारे जातियों के बालकों को ये अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। ये शिक्षा मठों में दी जाती थी और आरंभ से पूर्णतः पूरे धार्मिक थी। लेकिन जब कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणों ने आपका जो शिक्षा बाकी जो शिक्षा स्थापित किए, जैसे इसमें धर्म के अलावा बाकी जो शिक्षा भी है, जैसे आपका अभी हमने देखा, हमने विज्ञान की शिक्षा है, फिर आपका व्यावसायिक शिक्षा है इत्यादि, उनमें लौकिक शिक्षा देनी आरंभ कर दी। तब मठों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री, उनका नाम था फ्याओन, इनके लेख में इस बात को उल्लेख मिलती है। इसके बाद इसमें प्रवेश के बारे में बात है कि प्रवेश की अवधि कितनी है। प्रवेश तथा अवधि, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री आइसंग के अनुसार, नाम याद रखेंगे, नाम ये सब नाम संख्या जो होती है इन सब पूछे जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। ये पूछे गए कई बार। इस शिक्षा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष की थी। पाठ्यक्रम, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री जो वेन सॉन्ग थे, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन इस प्रकार किए थे कि बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धि रस्तु अक्षर थे, जिनके विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी और उनकी रचना की गई थी कि शिक्षा दी जाती थी इन सारे की। 16 माह के बाद बालकों को अग्रांकित 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। ये शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या, शिल्प स्थान विद्या। ये आप याद रखेंगे, ये बस इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या, शिल्प स्थान विद्या इत्यादि। इस प्रकार पाठ्यक्रम में धार्मिक और लौकिक दोनों विषय का स्थान दिया गया था। शिक्षण विधि, एल्बर्ट फिटके के अनुसार, नाम याद रखेंगे, इसी नाम से पूछे जाते हैं प्रश्न। एल्बर्ट फिटके के अनुसार सामान्य शिक्षण जो विधि थी वो इस प्रकार थी। शिक्षक लकड़ी तथा तख्ती के पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था और उनका उच्चारण करता था।
बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाता था तब वे उनको लिखते थे। पाठ्य विषय के शिक्षण का अध्यापक आगे आगे बोलते थे और बालक उसके कथन को उसी समय उनको दोहराते थे जब तक उनको पाठ्य विषय कंठस्थ नहीं हो जाता था, तब तक ये करते थे। इस प्रकार शिक्षण विधि मौखिक थी। फिर आपका शिक्षा का माध्यम। मठ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी। ये कई बार पूछे गए हैं कि भाषा क्या था, तो भाषा पाली थी, न कि ब्राह्मणीय शिक्षालय की संस्कृति। उच्च शिक्षा। सामान्य परिचय में उच्च शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खोले हुए थे। ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे, पर सब मठों में समान विषय की शिक्षा नहीं होती थी। प्रवेश तथा अवधि। उच्च शिक्षा के आरंभ प्राथमिक शिक्षा के समाप्त करने के पश्चात होता था, अतः बालक इसका आरंभ साधारणतः 12 वर्ष की आयु से करते थे। अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण कर सके, गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए उपलब्ध थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उनको निर्वाण प्राप्त करने और धर्म का प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना था। उनको धार्मिक और जीवन उपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। फिर आगे शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी। ये प्रश्न पूछे गए थे कई बार शिक्षा का माध्यम का भाषा के बारे में। तो शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से क्या था? पाली भाषा थी, पर वैदिक साहित्य की शिक्षा संस्कृत के माध्यम से हमें मिलती थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र और मठ कहाँ पे था? बिहार में थे। इनसे छात्रावास संबंध थे। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्राप्त थी। कुछ मठों और बिहारों ने विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। जैसे कि अब इसमें कुछ नाम आएंगे, इस नाम को आप याद रखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय। यहाँ से आपको एग्जाम को क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें से बहुत कहीं ना कहीं ये आपका जो नाम है इसके आधार पे किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चंस आपको मिलते ही एग्जाम में। वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान में था। आप विश्वविद्यालय का नाम याद रखेंगे, किस जगह पर था इसको याद रखेंगे, वला नामक स्थान इसको याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए, और याद रखेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या था। 7वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो क्या क्या मिला आपको इसमें? विश्वविद्यालय का नाम वल्लभी विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय क्या था? पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान में था। तो एक तो आपका इस विश्वविद्यालय का नाम आपको याद करने हैं, कहाँ पे था उस जगह का नाम याद करने हैं, किस समय से लेकर किस समय तक था, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, और पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इतने कंटेंट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से नदिया विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल के नदिया नामक स्थान में था। 11वीं शताब्दी से राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हो गया था। उसी तरह से जैसे आपने पहले नोट किया उस तरह से इसको भी याद रखेंगे। फिर आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यह 600 ईसा पूर्व तक अपनी प्रसिद्धि के पराकाष्ठा पर था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आज भी आप नाम जानते हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय। व्याकरण पाणिनि, राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री चाणक्य या कौटिल्य जिसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवन एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्पमित्र इसी विश्वविद्यालय के उपज थे।
5वीं शताब्दी के मध्य बर्बर हुनों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा उनका विनाश होना हमारे बहुत बड़ी हानि थी। फिर आती है विक्रम विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। इसमें 108 भिक्षुक थे और 3000 छात्र थे। इसे बख्तियार खिलजी ने सन 1203 में नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था। यह लगभग 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। सोच सकते 1 मील लंबा एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और आधा मील चौड़ा था, और इसकी ये चार दीवारी से घिरा हुआ था। इसमें 8 बड़े सभा भवन और 3000 अध्ययन कक्ष थे। खाली अध्ययन कक्ष 3000 थे। इसका एक विशाल पुस्तकालय था, बहुत विशाल था, इतने बड़े थे। इसमें 10 से अधिक सरोवर थे जिसमें छात्र जल क्रीड़ा करते थे। फिर आते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1935। यहाँ तक के सब चीज़ें आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए, और कैसा भी क्वेश्चन आएंगे आपको, जितना भी कंटेंट हमने बताया हमने, इसमें से मैच करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसका कोई भी आप देखो, अगर आपने इसको अध्ययन करके रखते हो तो इसका क्वेश्चन आपको इससे छूटेगा नहीं। इसमें कुछ है नहीं, खाली अगर जानते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के रहोगे, शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे, तब आप हमेशा कंफ्यूज करते हो, हमेशा अक्सर गलत ही हो जाता है इसमें से। इसलिए आप इसको करोगे तो क्या होगा, आसानी से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। 10 जून सन 1834 को, ये नाम याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 10 जून सन 1834 को, और नाम क्या है, लॉर्ड मैकाले। इनका आप याद रखेंगे इनको। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम बहुत ज़्यादा रूप धारण कर चुका था। बैटिंग का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान, उनको विद्वान मानते थे, मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले से सन 1813 में 13 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। उस समय के 1 लाख रुपए बहुत बड़ी संख्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा। इस समय की बात किया जा रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। आप सोच सकते हो कि उस समय 1 पैसा से आप काफ़ी कुछ कर सकते थे। 1 पैसा का किसी का, तो 1 लाख तो बहुत बढ़िया अमाउंट होती थी। साथ ही समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के वक्तव्य को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया था। ये कंटेंट को आप कई बार करके इसको याद रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए कि किस तरह से हमारी शिक्षा का जो रूपांतरण कैसे कैसे होता गया। 43वीं धारा की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा इस प्रकार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य सम्मिलित किया जा सकता है। इसको आप मैकाले के जो व्याख्या है इसको हमेशा एकदम पूरा याद रखेंगे। एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। सन याद रखेंगे 1813, उनके आज्ञा पत्र की 43वीं धारा के अंतर्गत बताया गया था कि साहित्य में अंग्रेजी को भी रखना चाहिए। 1 लाख रुपए धनराशि व्यय करने के लिए
सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती है। भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि खाली उनका ही होना चाहिए, अंग्रेजी की भाषा के भी विद्वान हो सकते हैं। अंग्रेजी के पक्ष में तर्क। सबसे पहले मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया निरर्थक बताते हुए लिखा, भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गंवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। ये मैकाले का कहना था और इस तरह से उन्होंने काफ़ी जो काम किया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका जो कार्य था हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, हमारे लिए बहुत क्षतिपूर्ण था, लेकिन उन्होंने किया था इसको। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को इनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और अध्ययन के पक्ष में तर्क दिए। क्योंकि उनका एक था कि अगर अंग्रेजी जानेंगे तो ब्रिटिश अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे, यहाँ पे रूल अच्छे से कर पाएंगे, ये भी था। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया, तर्क ये दिए थे, उन्होंने ये नहीं बताया था, ये तो ऐसा एनालिसिस है, लेकिन उन्होंने जो बताया था एग्जाम के लिए आप इसको याद रखेंगे जो अभी बता रहा हूँ। अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, उनका कहना था अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती है और पूर्व समुद्र में व्यापार की भाषा बन सकती है। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है, ऐसा मैकाले का कहना था। मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या थी कि अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ होती है निस्यंदन, यानी कि छानने की प्रक्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीय शिक्षा पर कम से कम धन का व्यय करना चाहती थी, अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए क्योंकि शिक्षा इन वर्गों से अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। ये आपका पहला सिद्धांत का अर्थ था। सेकंड, आपका सिद्धांत का समर्थक। ईसाई मिशनरियों का आग्रह था कि यदि भारत के उच्च वर्गों के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाएगा तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएगा। ये उनका एक समझ था। फिर आता है फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर को, इसको ना आपका डे याद रखेंगे, 23 दिसंबर को सन 1823 में अपने जो विवरण पत्र में यह विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। कंपनी के संचालक ने 29 सितंबर सन 1830 में अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उस समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश में निवासियों पर प्रभाव है। मैकाले ने अपने 1835 के विवरण पत्र में निष्पन्द शिक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि हमें इस समय तक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषिया का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं थर्ड पर आते हैं ऑकलैंड द्वारा शिक्षा सिद्धांत की स्वीकृति। ऑकलैंड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निष्पंदन सिद्धांत की शिक्षा को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। या सारा चीज याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे कि इन्होंने किया था, ऑकलैंड द्वारा किया गया था।
और 24 नवंबर सन 1839 में अपने विवरण पत्र के द्वारा ये घोषणा की थी कि सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों और उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनमानस तक पहुंचेगी। ये उनका कहना था। अंग्रेजी की शिक्षा के द्वारा इस देश में ऐसा वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग भले ही भारतीय हो पर रुचि हो, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। भारतवासी अरबी और संस्कृति की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है। जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं में रूस का पुनरुत्थान हुआ था, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा, ये उनका कहना था। भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर ध्यान अगर देते हैं तो आपका उसको ध्यान देना या धन का व्यय करना मूर्खता है और इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी पश्चिमी भाषाओं में भी सर्वोपरि है, यह उनका कहना था। आज हमने यहाँ तक किया। इसके बाद हम कल करेंगे बैटिंग के द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति और इसके बाद हमारे कैसे कैसे बदलाव आए और भी शिक्षा पद्धति के बारे में सारे हम अध्ययन करेंगे। इसको आप अच्छे से करेंगे और हमारा यूनिट 10 ख़त्म होते ही हम यूनिट 10 के ऊपर टेस्ट सीरीज हम करेंगे, जिससे आपका यूनिट 10 का जितने क्वेश्चन है उसका अच्छे से आपको रेडी हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।